हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों को, जिन्हें हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। टेलर के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले आइए हम टेलर के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनका जन्म 20 मार्च 1856 ईस्वी में हुआ था। वे एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ प्रबंध के परामर्शदाता और प्रबंध के सिद्धांतकार भी थे। वे बेथलेहम स्टील वर्क्स में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने टक्स स्कूल ऑफ बिजनेस में व्याख्याता के रूप में कार्य किया था। वे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में प्रेसिडेंट थे। 1911 ईस्वी में द अमेरिकन मैगजीन में उनका लेख द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित हुआ, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 21 मार्च 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी या परंपरागत विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं को अपनाना और उनका प्रयोग करना। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करें। Scientific management is the art of knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कर्मचारियों या मजदूरों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए बनाया गया है। इससे संगठन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ये कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आइए पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध 4 सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर हम कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमें पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नए नए प्रयोग करके नवीन पद्धतियों की खोज करनी चाहिए और उसे कार्य क्षेत्र में अपनाना चाहिए। हमें विज्ञान का प्रयोग करके नई तकनीक और तरीके से काम को आसान बनाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मैत्री न कि मतभेद, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें श्रमिक और प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। अपना पूरक अर्थात दोनों एक दूसरे के महत्व को समझे। इससे मानसिक क्रांति का नाम दिया गया है, मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। टेलर का मानना था कि अगर दोनों पक्षों प्रबंध और श्रमिक के बीच का संघर्ष खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, तो संगठन को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा सिद्धांत है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सभी को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। टेलर का सुझाव था कि प्रमापों स्टैंडर्ड्स जैसे एक दिन में एक मजदूर कितना उत्पादन करेगा, कितने घंटे काम करेगा आदि का निर्धारण प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों पक्ष मिलकर करें। इससे श्रमिकों में भागीदारी की भावना आती है और काम को पूरा करने का जिम्मेदारी भी बढ़ता है। अगला सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में योग्य व्यक्तियों का चयन करना चाहिए।
और उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तभी श्रमिक अपने काम को मन लगा के कर सकेगा और उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ये तो थे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, पर इन सिद्धांतों को संगठन में किस प्रकार स्थापित या लागू किया जाए, इसके लिए टेलर ने कुछ पद्धतियों टेक्निक्स का विकास किया, जिन्हें हम वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियों टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इन पद्धतियों को अपनाकर हम संगठन में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को स्थापित कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तकनीक है क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। इस पद्धति से संगठन में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन स्थापित होता है। टेलर का कहना है कि एक फोरमैन या पर्यवेक्षक में बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता, शारीरिक दक्षता आदि गुण होने चाहिए, परंतु ये सभी गुण एक व्यक्ति में पाया जाए ये संभव नहीं है। इस कारण से कार्य को दो विभागों में बांट दिया जाता है, पहला नियोजन विभाग और दूसरा उत्पादन विभाग, और प्रत्येक विभाग में 4-4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक विशेषज्ञ अपने अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं और उन्हें उचित निर्देश देते हैं। आइए इसे चित्र द्वारा समझते हैं। कारखाना प्रबंधक के अधीनस्थ दो विभाग होते हैं, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग में 4 विशेषज्ञ होते हैं, संकेत कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कार्य मार्ग लिपिक, रूट क्लर्क, समय एवं लागत लिपिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और अनुशासन अधिकारी, डिसिप्लिनेरियन। उसी प्रकार उत्पादन विभाग में भी 4 विशेषज्ञ होते हैं, टोली नायक, गैंग बॉस, गति नायक, स्पीड बॉस, मरम्मत नायक, रिपेयर बॉस और निरीक्षक, इंस्पेक्टर। अब हम इनके कार्य को देखते हैं। संकेत कार्ड लिपिक श्रमिकों को संकेत या सूचना देता है कि उन्हें क्या कार्य करना है। कार्य मार्ग लिपिक कार्य करने का मार्ग बताता है, यानी किस किस मार्ग से होकर काम को पूरा करना है यह बताता है। समय एवं लागत लिपिक कार्य करने में लगने वाला समय और लागत का अनुमान लगाता है। अनुशासन अधिकारी कार्य क्षेत्र में अनुशासन देखता है। अब हम उत्पादन विभाग के कार्यों को देखते हैं। इसमें टोली नायक श्रमिकों को आवश्यक सामग्री एवं औजार उपलब्ध कराता है। गति नायक का काम यह देखना है कि श्रमिक अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं या नहीं। मरम्मत नायक का काम है मशीनों और औजारों के खराब होने पर उसे ठीक या मरम्मत करना। और निरीक्षक का काम है उत्पादित वस्तुओं की किस्म, क्वालिटी की जांच करना। अगली पद्धति है कार्य का प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। प्रमापीकरण का अर्थ होता है पूरी तरह से सोच विचार अध्ययन करने के बाद विभिन्न क्रियाओं के संबंध में प्रमाप, स्टैंडर्ड्स निश्चित करना, जैसे कि कच्चा माल कैसा होगा, उत्पाद का आकार क्या होगा, एक श्रमिक के लिए एक दिन का काम कितना होगा। इन सब का एक प्रमाप तैयार करना ही प्रमापीकरण है। टेलर के अनुसार तय किए गए प्रमापों के आधार पर ही कार्य होना चाहिए। अगली पद्धति है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण का अर्थ होता है श्रमिकों का कार्य सरल करना। इसके लिए उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, आकार, वजन आदि को समाप्त कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम सरसों तेल की पैकेट की बात करें तो विभिन्न उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर तेल खरीदता है। कंपनी चाहे तो सभी मात्राओं के लिए पैकेट बना सकती है, परंतु कंपनियां मुख्यतः 1 लीटर
और 5 लीटर की ही पैकेट बनाती है। इससे श्रमिकों का काम भी आसान हो जाता है और कंपनी को कम मशीनों की भी आवश्यकता होती है। अगली पद्धति है कार्य विधि अध्ययन, मेथड स्टडी। किसी भी कार्य को करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। कार्य विधि अध्ययन के अंतर्गत कार्य को करने के लिए एक सबसे उपयुक्त विधि या तरीके की पहचान की जाती है। फिर उसी विधि से संपूर्ण कार्य को किया जाता है। उस विधि का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन लागत में कमी लाना और कम मूल्य में अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध करा के उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करना। अगला है गति अध्ययन, मोशन स्टडी। इसके अंतर्गत श्रमिकों द्वारा काम करते समय उनके सभी हरकतों जैसे उठना, बैठना, चलना, वस्तुओं को उठाना आदि का गहन अध्ययन किया जाता है और जो भी अनावश्यक हरकतें होती हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। इसके लिए वीडियो कैमरे का प्रयोग किया जाता है। अगली पद्धति है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। यह किसी कार्य को पूरा करने में लगे प्रमापित समय का निर्धारण करता है। इसके लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। एक ही काम को कई श्रमिकों द्वारा कई बार कराया जाता है और औसत समय के आधार पर प्रमापित समय, स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा श्रम लागत, लेबर कॉस्ट का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है एवं श्रमिकों की संख्या भी तय करने में आसानी होती है। अगली पद्धति है थकान अध्ययन, फटीग स्टडी। मनुष्य के द्वारा कोई भी काम लगातार नहीं किया जा सकता है। लगातार काम करने से श्रमिक थक जाते हैं और उनकी उत्पादकता में कमी आती है। इस कारण से कार्य करते समय श्रमिकों के लिए बीच-बीच में आराम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आराम करने के बाद वे फिर से अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं। थकान अध्ययन के अंतर्गत एक विशेष कार्य को पूरा करने के बीच में आराम की अवधि एवं बारंबारता, मतलब कितनी बार, यह निश्चित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना। अगली पद्धति है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, डिफरेंशियल वेज सिस्टम। टेलर ने कुशल श्रमिकों को पुरस्कृत करने के लिए विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया है। इस पद्धति में श्रमिकों को कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है। इसमें 2 दरों का प्रयोग किया जाता है। जो श्रमिक प्रमापित इकाइयों, स्टैंडर्ड यूनिट्स का उत्पादन करते हैं उन्हें ऊंचा दर और जो प्रमापित इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाते हैं उन्हें नीचा दर दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक संगठन में एक दिन का प्रमापित उत्पादन 10 इकाई तय किया जाता है और मजदूरी का दर कुशल श्रमिकों के लिए 50 रुपये प्रति इकाई और अकुशल श्रमिकों के लिए 40 रुपये प्रति इकाई तय किया जाता है। तो एक श्रमिक ए जो 12 इकाई उत्पादन करता है उसे 50 रुपये प्रति इकाई के दर से यानी 50 गुना 12 600 रुपये प्राप्त होंगे और बी जो 9 इकाई ही उत्पादन कर पाता है उसे 40 रुपये प्रति इकाई के दर से यानी 9 गुना 40 360 रुपये प्राप्त होंगे। टेलर का कहना है ऐसा करने से अकुशल श्रमिक, उदाहरण में बी, जो प्रमापित इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाए, वे भी कुशल बनने के लिए प्रेरित होंगे ताकि उन्हें भी ऊंचा दर से मजदूरी मिले। अंतिम पद्धति है मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर के अनुसार संगठन में मानसिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। प्रबंधन और श्रमिकों में प्रतियोगिता या लड़ाई की जगह सहभागिता होनी चाहिए। दोनों को मिलकर संगठन के लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। इससे प्रबंधन और श्रमिक दोनों को लाभ होता है। टेलर के दिए गए इन सिद्धांतों एवं पद्धतियों को अपनाकर आज बड़ी-बड़ी संगठनें अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर लाभ में
दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं। तो आज हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को जाना। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।